हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि मेरी कहानी में मतलब कि अभी जो कहानी मैं लेकर आई थी वो है नया विवाह। तो नया विवाह का पार्ट 1 तो आप लोगों ने देख लिया। अब पार्ट 2 की बारी है दोस्तों। तो पार्ट 2 में हम आगे बढ़ते हैं कि जब लाला जी अपनी पत्नी आशा को घुमाने ले जाने के लिए बात करते हैं तो आशा जो है वो तरह तरह के बहाने करती है। तो अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कि वर्षा के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, मेघमालाएं अंतर्राष्ट्रीय सेनाओं की भांति रंग बिरंगी वादियां पहने आकाश में कवायद कर रही थी और 12 मासे लोग गाना गा रहे थे, बागों में झूले पड़ रहे थे। मतलब कुल मिला जुला के मौसम जो था बहुत ही लुभावना था, दिलचस्प था। और लाला जी जो है वो आशा को लेकर घुमाना चाहते हैं और लेकिन उसमें वो तरह तरह के बहाने करती है। और जैसे कि वो बोलती है कि मतलब कि काम कौन करेगा, सालन कौन बनाएगा। तो उस पर महाराज अच्छे सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यह मतलब आपको पसंद नहीं आएगा, ऐसे वो करती है। आशा अपने अवकाश का बड़ा भाग लाला जी के लिए तरह तरह का भोजन पकाने में ही लगाती थी। उसने किसी से ये सुन रखा था कि एक विशेष अवस्था के बाद पुरुष के जीवन का सबसे बड़ा सुख रसना का स्वाद ही होता है। लाला जी की आत्मा जो थी वह खिल उठी। उन्होंने सोचा कि आशा को उनसे कितना प्रेम है कि वह दरिया सैर को भी छोड़ देती है उनके लिए, और खामखा जो है कि वो मतलब कि उसको गलत गलत तरह से सोच रहे। इसलिए बड़े उलाहने से बोले, तुम्हारा मन भी विचित्र है। अगर एक दिन सालन फीका ही रहा, ऐसा क्या तूफान आ जाएगा? तुम तो मुझे बिल्कुल निकम्मा बना देती हो। अगर तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाने की कोशिश की और बोला कि अरे ये तो फिर आपने मतलब कि गलत करेंगे, आपको घूमने जाना चाहिए, मेरी परवाह मत कीजिए। मैं चाहता तो फिर जो लाला जी वो बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम गृहस्थी की चक्की से दूर रहो। तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? तुम मुझे मतलब तुम मुझे तुम कह के बुलाओ। मुझे तुम कहो, गालियां दो, धौल जमाओ, हर तरह की बातें करो मुझसे। अपने घर में देवता नहीं, मैं चंचल बालक की तरह रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कुराने की चेष्टा करके कहा कि भला मैं आपको तुम कैसे कहूँगी? तुम तो बराबर वालों को बोलते, आप तो मुझसे बहुत बड़े हैं। तो उसकी आशा की यह बात सुन के लाला के दिल पे जैसे जो उनके मतलब बाढ़ जो ऐसे लगता है कि जैसे कि उनके ऊपर किसी ने व्यंग कस दिया हो, इस तरह से उनको आशा की बातें लगती है, जिससे कि लाला जी बहुत दुखी हो जाते हैं। जितना आशा के इन कठोर शब्दों ने उनको मतलब दुख दिया, उनका सारा उत्साह, सारा जो भी खुशी थी, सब कुछ ठंडा हो गया और सिर जो था काफ़ी भारी हो गया। और उन्होंने रेशमी जो टोपी पहनी थी वो उतार के रख दी और उसके बाद अपने कुर्ते के बटन वगैरह सब खोल खाल दिए और जैसे वह सारा नशा उनके मन से जो भी था सब उतर गया। निराश होकर बोले, तो मैं तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी न जाऊंगा, और मैं आपको कब मना करती हूँ फिर आप कहाँ? आशा ने जैसे भीतर से जोर लगाकर कहा तुम, और उसका मुखमंडल लज्जा से आरक्त हो गया। मतलब वो तुम बोलने का उसकी हैबिट नहीं थी, लेकिन उनकी खुशी के लिए वो एक बार बोलती है। और हाँ, इसी तरह तुम कहा करो। तो तुम नहीं चल रही हो, अगर मैं कहूँ तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूंगी, ऐसा वो बोलती है। और अपने मतलब कि पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा वो धर्म को मानती है। और लाला जी आज्ञा न दे सके। आज्ञा और धर्म जैसे शब्द उसके कानों में चुभने लगे। खिसियाए हुए बाहर चले गए और उस वक्त आशा को उन पर दया आ गई और बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। और फिर आशा जो थी वो मतलब कि चली गई। जैसे कोई जिद्दी लड़का रोने के बाद अपनी इच्छित वस्तु पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं करता तो न चलो, मैं आग्रह नहीं करता। आप नहीं तुम बुरा मान जाओगे। आशा गई, लेकिन उमंग से नहीं गई। जिस मामूली वेश में थी उसी तरह वो चली गई। न कोई सजावट, न कोई रूप रेखा। मतलब जैसे एक विधवा जीवन आदमी जीते हैं औरत, उसी तरह से बिल्कुल सादे भाव से हो जाती है। ऐसी ही बातों पर लाला जी न मन में झुंझला उठते थे। ब्याह किया था जीवन का आनंद उठाने के लिए, झिलमिलाते हुए दीपक में तेल डालकर उसे चटक करने के लिए। अगर दीपक का प्रकाश तेज न हुआ तो केवल तेल डालने से क्या लाभ है, ऐसा मतलब वो सोचते हैं कि मतलब शादी जो उन्होंने की थी वो खुशी के लिए की थी, अपने परिवार को संवारने के लिए की थी। लेकिन इसमें उनको कोई परिवार तो संवर रहा था, वो पूरे ईमानदारी से काम कर रही थी, लेकिन उनको कहीं से भी खुशी, उनको जो एक पति की खुशी होती है वो कहीं से भी नहीं उनको मिल रही थी। कई महीने तक आशा की मनोवृत्तियों को जगाने का असफल प्रयास करके लाला जी जो थे उन्होंने समझ लिया कि इसकी पैदाइश ही मुहर्रमी है, लेकिन फिर भी निराश न हुए। ऐसे व्यापार में एक बड़ी रकम लगाने के बाद
कोई भी लाभ जो होता है वो उससे पूरा उठाते हैं। उसी तरह से कुछ उन्होंने इसमें भी सोचा। विनोद की वो नई नई योजनाएं पैदा कर जाते थे और ग्रामोफोन अगर बिगड़ गया तो उसे बनवा लाते थे, उसे उठाकर रख देते। और बूढ़ा महाराज एकाएक बीमार होकर घर चले गए थे और उसी जगह पर 17-18 साल का उनका लड़का आया और उसके साथ उनके मतलब कि जो आशा थी उसके मतलब रुझान जो है वो बढ़ने लगे। धीरे धीरे उनकी बातें होने लगी और बातों से के में से जो उनके मतलब कि बातें होती थी तो वो मतलब धीरे धीरे लाला जी को पता लगती हैं कि मतलब कि उनका जो एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन है वो बढ़ गया है। और ये सब कुछ मिला जुला कर जो था वो उम्र का फासला होता है, क्योंकि 17-18 साल का महाराज जी का लड़का था और कुछ उसी उम्र की जो थी वो उनकी पत्नी आशा भी थी। बीच के संवाद डेली डेली ऐसे चलते रहते हैं और कब उनका रुझान एक दूसरे में बढ़ जाता है वो खुद भी नहीं जानते हैं। और लाला जी जब इन सबको देखते हैं तो वो मतलब चिढ़ जाते हैं। अगर बातों में लेके जैसे कि रोटियां टेढ़ी मेढ़ी वो बनाता है तो वो उसकी तरफदारी करती है, लेकिन लाला जी गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अगर रोटियां टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दूंगा यहाँ से। तो उस पर आशा जो होती है वो अनसुनी करती है बातों को और बोलती है 10-5 दिन में वो सीख जाएगा, मतलब उसका सपोर्ट करती है। और उसके बाद धीरे धीरे मतलब बातें और बढ़ने लगती हैं और जो लाला जी हैं, लाला जी के प्रति जो उनका थोड़ा बहुत भी रुझान रहता है आशा का वो मिटने लग जाता है। और इसके साथ ही साथ मतलब लाला जी के जो साथ में जो उनके मतलब मित्र लोग होते हैं वो उनसे जब बातें पूछते हैं तो वो सारी बातें बताते हैं। उसके बाद वो अब जो कोठे वोठे पर जाते थे वो सब जाना छोड़ दिया उन्होंने और उनको अब एहसास होता है कि इससे लाख गुना पहले वाली अच्छी थी, ऐसा उन मन में उनके चलता है। और लाला जी ने फिर आकर जलते हुए मन से कहा अभी तक तुम्हारी रोटियां क्यों नहीं पकी, मतलब कि वो उसको हर चीज़ के लिए मतलब टोकना शुरू कर देते क्योंकि उसको निकालना होता है। लेकिन वो निकालने के लिए कुछ तो उनके पास वो होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए। तो वो जब भी रीज़न देने के लिए कोशिश करते हैं तो जो उनकी पत्नी होती है क्योंकि तो वो उनका सपोर्ट करने लगती है कि मतलब नहीं ऐसा नहीं है, वो सीख जाएगा। और कुछ भी होता है बहाने से उसको रोकने की कोशिश करती हैं। तो उसी में आगे चलता है जैसे दोस्तों कि दूसरे दिन आशा ने अपने को आभूषण से खूब सजाया, फिरोजी साड़ी पहनी और लाला जी की आंखों में ज्योति आ गई। समझे अवश्य ही अब उनके प्रेम का जादू कुछ कुछ चल रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जब आशा तैयार होती है तो उनको लगता है कि वो मेरी मतलब कि मेरी वजह से तैयार हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। और अवश्य उनके प्रेम में उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो मतलब कि हमारा बेमेल विवाह है उसको फिर से मतलब फलित हो रहा है। पहले जो बंद कली थी वह आज खिल गई है। लाला जी पर घड़ों नशा चढ़ा हुआ था। वे चाहते थे उनके मित्र और बंधु वर्ग आकर उनसे इस सोने की रानी के दर्शन करें और आंखों में ठंडक पहुंचाएं। देखें कि वह कितनी सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न है। जिन विद्रोहियों ने विवाह के समय तरह तरह की शंकाएं की थी वे आंखें खोल कर देखें कि डंगामल कितना सुखी है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से जो आशा है लाला जी की पत्नी, उसका रुझान जो है वो मतलब कि महाराज के बेटे की तरफ बढ़ रहा है और वो रसोई घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रही है, जो कि लाला जी कहीं ना कहीं से भाप रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। और उसको मतलब अपनी पत्नी को वो तरह तरह के बहाने से घुमाने के लिए, अपने साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सब में नाकाम होते हैं। वो कुछ ना कुछ बहाने कर देती हैं और लास्ट में जब वो जिद करने लगते हैं कि नहीं आज तो चलना ही पड़ेगा घूमने के लिए, तब वो बोलती है कि मतलब कि उनके मतलब कि कलेजे में दर्द हो रहा है। तो वो मतलब डर जाते कि कोई बात है, कोई दिक्कत तो नहीं करके। तो वो फिर अपने मतलब कि जो उनके वैद्य होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, उनसे बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो आपसे उम्र में बहुत कम है और आपकी उम्र ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आ रही हैं। और ये सब बातें सुन के मतलब कि जो लाला जी हैं वो उनका सीना और चौड़ा हो जाता है, गदगद हो जाते हैं, क्योंकि वो बढ़ा चढ़ा कर उनके लिए बोलते हैं कि मतलब कि आप ठहरे मतलब इतने दमदार, इतने मतलब कि पहलवान, तो आपका मुकाबला कौन कर सकता है। मतलब इस तरह की बातें वो सुन के वो काफ़ी मतलब कि वो हो जाते हैं, काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं मोटिवेट हो जाते हैं और वो सारा जो दुख होता है अपनी पत्नी का वो सब भूल जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि हाँ ये सब नॉर्मल चीज़ है। और फिर बाद में लेकिन तब भी फिर याद आने पर वो वैद्य जी से बोलते हैं, तो वैद्य जी उनको एक दवा देते हैं जड़ी बूटी वाला और बोलते हैं ले जाके उनको खिला देना, बाकी इसमें कुछ वैसा नहीं है। फिर
वो जब जाते हैं वहाँ पे तो मतलब कि उसके जाने से पहले ही वहाँ पे जो महाराज के बेटा होता है उससे बात होती है। और आशा जो है वो बोलती है मतलब जो पत्नी है उनकी, वो बोलती है कि तुम अब रसोई में क्यों नहीं आते हो, क्यों फुलके नहीं बनाने आते हो। तो बोलता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मतलब कि लाला जी ने देख लिया तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो बोलते हैं कि नहीं, कोई नहीं देखेगा, तुम आया करो। फिर वो बोलते हैं कि तुम चले जाओगे गाँव तो क्या शादी कर लोगे? तो वो बोलते हैं कि मैं तो मतलब मेरे से तो कोई भी कितना भी बोलेगा, मैं किसी बुढ़िया से शादी नहीं करूँगा, जैसा कि आपने किया। मतलब एक तरह से वो उसको ये ज्ञान देता है कि मतलब कि जैसे आप चलते हो, वो मतलब कि उसको बोलता है कि आप जब आपके साथ जाते हैं वो, तो लगता है कि आपके पिताजी जा रहे हैं। तो अपनी बातों को वो किस तरह से उनके आशा के सामने रखता है, वो समझ जाती है कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन लास्ट में फिर क्या होता है कि जब लाला जी आते हैं तब उस टाइम पे जो महाराज का बेटा होता है वो वहाँ से चला जाता है। और लाला जी जो होते हैं, लाला जी को देख के फिर आशा जो है वो भी मतलब सहम जाती है। और फिर बस बातों को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और चुपके से मतलब वो धीरे से बोल देती है कि लाला जी आ रहे हैं, लाला जी को खाना देना है। और लाला जी मतलब कि खुश रहते हैं बस इस सोच में कि मतलब कि उन्होंने मतलब आशा को जीत लिया है। तो ये सारी कहानी जो है दोस्तों, यहीं पे इसकी एंडिंग है। मतलब मुंशी प्रेमचंद्र जी ने इस कहानी के माध्यम से समाज को एक मतलब दिशा दिखाई है कि मतलब बेमेल जो विवाह होता है वो किस तरह से, मतलब अगर सक्सेस होता भी है तो उसमें कितनी सारी मतलब अड़चनें आती हैं, कितनी सारी बातें आती हैं। और कहीं न कहीं ये सब समझौता ही होता है इसमें। कहीं भी प्रेम पनपता भी है तो बहुत टाइम लग जाता है पनपते हुए, या फिर उसको आप सहानुभूति भी बोल सकते हैं। प्रेम नहीं बोल सकते, सहानुभूति बोल सकते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की ये कहानी नया विवाह जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरी ये आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं अपने एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।